मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10 मैथ्स गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ का पेपर लेकर आप लोगों के सामने उसके अंदर का ये उपस्थित हो रहे हैं। और ये पेपर बहुत बढ़िया बोर्ड के बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है, अच्छा पेपर है। तो इसको दो पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। गणित क्लास है वो काफ़ी लंबी चली जाएगी, तो देखिए आप लोग। ये समय 3.25 घंटे का होता है अर्धवार्षिक के अंदर का ये जो पेपर है। तो इसमें 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो दिया गया, पहला खंड जो है, अब इसके जो ऑप्शन है, ये अपने जो विकल्प दिए हुए हैं, ये सारे के सारे उत्तर है वो इसके अंदर भरने हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन दिया है 5, 15, 20। पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है 5, 15, 20। इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए 5, 10, 5, 15 और 20 इन सब का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 के अंदर 5 का भाग दिया तो 1 आ गया। 15 में पहले 3 का भाग देंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या से शुरू किया जाता है, ये आप लोगों को पहले ही पता है। फिर 5 का भाग देंगे। फिर 20 के अंदर पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने का मतलब संख्या का आधा होता है। फिर 2 का भाग देंगे तो 10 का आधा 5। फिर 5 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना हुआ, 1 आ गया। तो 5 बराबर क्या हो गया, 5। 15 बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 5। 20 बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए, आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों का अनुपात निकालना है। तो पेपर में एक चीज़ भी पूछी जा सकती है, दोनों चीज़ें भी पूछी जा सकती है। और इसके अंदर क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, ये दोनों का अंदर अनुपात पूछा गया। दोनों डिवाइड नहीं किए गए, दोनों का अनुपात है ये बीच के अंदर। तो बीच के अंदर का ये डिवाइड वाली लाइन है, ये 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। एक बार एलसीएम निकालते हैं, देखिएगा आप लोग। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि एलसीएम निकालने के लिए देखिएगा दोनों संख्याएं, इसमें 2 क्या है, सबसे ज़्यादा क्या देखिएगा 20 के गुणनखंड है, उसके अंदर क्या होगा 20 के जो फैक्टर की हैं प्राइम फैक्टर। तो इसमें 2 2 बार आ रहा है, तो ज़्यादा जो संख्या आती है वो इसमें लिखी जाती है। तो 2 2 बार आया तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। और 3 देखिए, इसके अंदर 5 के अंदर गुणनखंड में कोई 3 नहीं है। 15 के गुणनखंड के अंदर 3 एक बार आया है। 20 के गुणनखंड में 3 आया नहीं है। तो जो संख्या ज़्यादा बार आती है वो संख्या ली जाती है। तो 15 है, उसके अंदर क्या होगा, 3 एक बार आया है, तो यहाँ पे 3 इसके गुणा में लिख देंगे। और 5 देखिए, सबके अंदर क्या एक एक बार आ रहा है, तो 5 इसके गुणा में कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 5 इसके साथ में लगा दीजिए ना यहाँ पे। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 60 आ गया। इनको आपस में गुणा कर देंगे। अब इस तरह से एचसीएफ के अंदर हम क्या करते हैं, देखिएगा जो संख्या सब में कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, एक जैसी संख्या जो सब में है, तो सब में एक जैसी संख्या कौन सी है, 5 है। तो हमारे पास में इसके अंदर कितना आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। और आपको देखो इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा गया। तो एचसीएफ और एलसीएम, तो जो संख्या पहले पूछी है उससे पहले लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये 2 बिंदु है, इसको अनुपात बोलते हैं, इनका अनुपात लेना है। और एचसीएफ का अनुपात, तो देखिएगा नीचे बराबर नीचे लगा दें। तो एलसीएम तो कितना होगा, 60 हो गया। और फिर अनुपात एचसीएफ कितना होगा, 5 हो गया। अब इसके अंदर क्या, 5 से दोनों के अंदर भाग दे दीजिएगा। तो 5 से दोनों के अंदर भाग देंगे तो क्या होगा, 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 अनुपात 1, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका डी जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास में सही है। अब इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पेपर लेंथी आता है। अगर आप थोड़ा सा ये पैटर्न अगर आप फॉलो करें, इस पैटर्न के हिसाब से भी करें, तो 5, 15 और 20। अब देखिए 5 और 15 और 20 इनके जो गुणज लिखते हैं, 5, 15 और 20, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है, संक्षिप्त विधि होती है, शॉर्टकट मेथड जिसको कहते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले 5 से भाग दे देते हैं। पहले 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 से सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिएगा। तो जिस संख्या में भाग नहीं जाता उस संख्या को वैसे वैसे लिख देते हैं। तो 5 में और 15 में 2 का भाग नहीं जाता है। 20 का आधा कितना हो गया, ये 10 हो गया। फिर इसमें 2 का भाग दे दीजिएगा,
तो इसके अंदर कितना होगा 5 15 तो वैसे वैसे आ गया, क्योंकि 2 का भाग 5 और 15 में नहीं जा रहा है, और 15 का 10 का आधा कितना हो गया 5 हो गया। फिर 5 का भाग देंगे या 3 का भाग दे दीजिएगा, 3 का भाग देंगे तो 5, 15 में 5 का भाग दिया, 15 में 3 का भाग दिया तो 5, तो 5 5 5 और फिर 5 का भाग दिया तो 1 1 1। अब तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो आपके पास में वही संख्या आ गई। एलसीएम के अंदर क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो बराबर कितना हो गया 60 हो गया। ये संक्षिप्त विधि या शॉर्टकट मेथड कहलाती है। अब एक इसमें थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, 5 का मल्टीपल, 5 का गुणज और 15 का गुणज और 20 का गुणज, 5 का 15 का और 20 का जो गुणज होता है, तो इसके अंदर क्या है 5 का गुणज, 15 का गुणज और 20 का गुणज, 5 का पढ़ा तो क्या होता है 10 पे अपने ख़त्म कर देते हैं, और गुणज में क्या होता है 1 से लेके 1 2 3 4 5 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, वो इसके मल्टीपल या गुणज कहलाते हैं। तो 5 15 और 20, अब इसके अंदर देखिएगा सबसे कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इसके गुणज में आती है, तो 60 है। उसमें अंदर क्या होगा 5 के गुणज, 5 के मल्टीपल के अंदर, 20 के मल्टीपल में और 15 के मल्टीपल में, सबके अंदर क्या आता है ये संख्या आती है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 60 अपने पास इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसी तरह से एचसीएफ के अंदर देखिएगा, तो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग तीनों के अंदर जाता है, तो तीनों का भाग सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5 है, तो 5 का भाग तीनों के अंदर जाता है, तो 5 इसका एचसीएफ हो गया। और दोनों का अनुपात, बस ये इसके अंदर ध्यान रखना, आपको पेपर के अंदर कन्फ्यूज़ करने के लिए उल्टा दे सकते हैं ऑप्शन, आपको 1:12 भी दे सकते हैं। तो आपको पहले एलसीएम पूछा गया तो पहले एलसीएम लिखेंगे फिर एचसीएफ पूछेंगे, तो इसमें 12:1। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इसमें क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए 1:12 दे दिया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा पहले एलसीएम दिया गया है फिर बाद में एचसीएफ दिया गया है, तो जो चीज़ दी गई है उसे पहले लिखना है, बाद वाली चीज़ को बाद में लिखना है। तो इस तरह से हल करते हैं। तो अपने स्कूल ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो सिलेबस के हिसाब से, तो ये पहली जो विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी उसी विधि से क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा, ये बहुपद पी एक्स है, ये इसका ग्राफ दे रखा है, बहुपद पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो ये पी एक्स के कितने शून्यक होंगे, जीरो जो पॉलिनोमियल अपने को निकालने हैं। तो अपने को एक ये ग्राफ दिया है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने बुक के अंदर के, ये 10th की जो बुक है उसमें पूरी एक एक्सरसाइज इस तरह की दे रखी है। तो कोई भी जो वक्र है, कोई भी जो कर्व है, ये एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है, एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है उतने इसके शून्य या जीरो जो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो वक्र है, कर्व है, ये एक्स अक्ष को ए बी सी 3 बिंदु पर काटता है, तो जितने बिंदु पर काटता है उतने इसके अंदर क्या होंगे, इसके जीरो जो पॉलिनोमियल या शून्य होंगे, तो 3 इसके शून्य होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड पार्ट है, अल्फा और बीटा ये जो पॉलिनोमियल बहुपद दिया हुआ है इसके शून्य के हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों को एक फार्मूला पता है, देखिएगा फार्मूला लिख रहे हैं, साथ साथ में आपका कॉन्सेप्ट है जिनका बाई चांस क्लियर नहीं है तो वो भी मैं साथ में शेयर करता जा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने पास क्या बहुपद या पॉलिनोमियल दिया गया अपने को। इसके अंदर ये शर्त क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं जहाँ ए जीरो नहीं है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये शर्त होगी, कंडीशन होगी। अब देखिए अल्फा और बीटा अगर इसके जीरो जो पॉलिनोमियल या शून्य को, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, नीचे लिख लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। तो 99% दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसके अंदर का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अपने को 1 दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे साइड में लिख लेते हैं, इधर साइड के अंदर लिख रहे हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर, लाइन खींच लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ये क्वेश्चन समझाने के कारण थोड़ा सा मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम लगेगा नहीं आपको क्वेश्चन हल करने में। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बराबर कितना होगा, 1 हो गया।
ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो 1 हो गया, कॉमा एक्स का जो गुणांक है ये कोफिशिएंट है वो कितना है, बी है, बी कितना हो गया 5 हो गया। और ये सी कौन सा हो गया, ये सी जिसके अंदर के एक्स की टर्म नहीं है वो क्या होगा, ये 8 हो गया। निशान अगर माइनस है तो जरूर लगाना है, प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको अल्फा इंटू बीटा पूछा है, अल्फा और बीटा का गुणनफल पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू क्या बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। तो ये आपको जो फार्मूला लिखा है नीचे, तो सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी कितना हो गया 8 बटे में 1, 8 बटे में कितना हो गया 8, ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये डी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा इसका, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस 4y बराबर 5 है, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म द पेयर एक बार इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा। तो फोर्थ पार्ट देखिएगा, x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म द पेयर सेटिस्फाइंग x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन 99% 3-4 साल से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन 9th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं, तो थोड़ा देखिए ध्यान से। अब आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प जो दे रखे हैं, तो इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉरी अल्फा बीटा की जगह। तो ये पहला पॉइंट जो दे रखा है ये ऑप्शन है, उसमें अंदर क्या होगा 9 और 1, तो x का मान 9 और y का मान 1 रख दीजिएगा। x माइनस 4y बराबर 5 है, इसमें x की जगह 9 और y की जगह 1 रख दीजिएगा, तो x की जगह 9 और y की जगह 1 रख दीजिएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिएगा हल करने पे ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं या नहीं होते। तो 9, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 बराबर 5, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 बराबर 5, दोनों मान बराबर है। अगर दोनों मान बराबर आते हैं इसका मतलब ये संतुष्ट करता है, ये इसको सेटिस्फाई करता है। अगर ये मान दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर का आप चारों ऑप्शन चेक करने की भी अपने को कोई वैसे आवश्यकता नहीं होती है कि बोर्ड के अंदर के प्रिंट में मिस्टेक बहुत कम होती है, 99% नहीं होती है, फिर भी हो सकता है कोई क्वेश्चन के अंदर बाई चांस अपवाद स्वरूप कोई गलती हो जाए। तो दोनों पक्ष अगर बराबर आएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगला 5th क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल करने का द्विघाती सूत्र। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पूछा गया है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को सबको ध्यान होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a, ये पहला जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे कैसे जनरली पूछ लिया जाता है बहुत बार। अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट दिया गया, 3 और 4 ये बिंदु है, इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर दी है। तो देखिएगा मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट अपने को पता है कि 0 0 होते हैं, तो एक तो बिंदु मूल बिंदु ले लिया ओ 0 0 0,0, ये 0,0, और दूसरा बिंदु जैसे ये दे लिया P 3 और 4। अब इनके बीच की दूरी क्या होती है, x माइनस 0, दोनों के x कोऑर्डिनेट, ये दूरी सूत्र होता है डिस्टेंस फार्मूला, तो x माइनस, सीधा ही कर लीजिएगा, इसमें कोई बात नहीं, छोटा क्वेश्चन है तो इसलिए। तो 3 माइनस 0, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के माइनस कर दिए, उसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट है, इनका क्रम आपको एक जैसा रखना है, ऑर्डर, और फिर इसके अंदर का दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिएगा और इसका रूट ले लीजिएगा, वर्गमूल ले लीजिएगा। तो 3 माइनस 0 कितना होगा 3, 3 का वर्ग 3 हो गया, 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दोनों को प्लस करेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। एक आपकी बुक के अंदर फॉर्मूला भी दे रखा है, अगर आप इसको सीधा अप्लाई करना चाहें तो सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं। मूल बिंदु से किसी बिंदु एक्स वाई की जो दूरी होती है, साइड में लिख रहा हूँ मैं, ये अपने बुक के अंदर एनसीईआरटी की बुक है उसमें दे रखा है, एक्स वाई को बिंदु है, एक्स वाई बिंदु है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, ये मूल बिंदु ओरिजिन है उससे दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके प्लस करो और इसका वर्गमूल ले लिया। तो देखिएगा ये फार्मूला यहाँ पे सीधा अप्लाई कर दीजिएगा। तो एक्स का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
और वापस इसको हल करेंगे तो वही चीज़ अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो 9 + 16 और इसका वर्गमूल लेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। डायरेक्ट ये फार्मूला भी काम में ले सकते हैं। ये मूल बिंदु से ओरिजिन से दूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दोनों का स्क्वायर प्लस करके और इसके अंदर ये क्वेश्चन इसके ऊपर का 99% पूछा जाता है। बिल्कुल बोर्ड का पैटर्न से ही पेपर बनाया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर पेपर बनाने वाले ने वास्तव के अंदर बहुत मेहनत की है। बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न ब्लू प्रिंट के हिसाब से इसके अंदर कई पेपर सेट किया गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु दे रखा है ए 4 3, ए बिंदु और बी बिंदु, ये देख लीजिएगा ए और बी चार, इनके मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकालना है। तो ए और बी यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहे हैं। आपको पेपर के अंदर ये लिख के दर्शाने की जरूरत नहीं होती, बस इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ए बिंदु ये 4 और 3 हो गया, बी पॉइंट आ गया अपने पास इसके अंदर 2,3। अब इसका बीच का बिंदु अपने को निकालना है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु। तो इसके लिए दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करके ऑफ करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट प्लस करके ऑफ करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करके ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 4 + 2, इसका आधा कर दिया, और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट प्लस करके इसका आधा कर दीजिएगा। तो 4 का आधा, 4 + 2 6, 6 का आधा कितना होगा 3, और 3 + 3 6, 6 का आधा 3, 6/2। तो 3/3 6/3 2 हो गया, नहीं सॉरी 6/2 3, और दोनों के अंदर 3 3, तो 3 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिएगा आपको ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान बताना है। तो tan 30 डिग्री का मान आपको पता है, ये टेबल है, आपको थोड़ी याद करनी है, इस पर जरूर बढ़िया तरह से करिएगा। अब tan 30 डिग्री का मान बताना है आपको, देखिएगा। तो ये नीचे देखिएगा एक टेबल दे रखी है, ये आप लोगों ने पहले भी आपको करवाई है कई बार। तो tan, ये टेबल आपको बिल्कुल रट लेनी है बिल्कुल। तो 30 डिग्री और tan की सीध में देखिएगा, तो tan थीटा और ये 30 डिग्री की सीध के अंदर कितना आता है 1/√3। तो 1/3 का √। तो ये हमारे पास में इसका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समय किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जैसे समकोण त्रिभुज ले लिए, इसको कोई भी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, ABC, ये समकोण त्रिभुज है। अब देखिएगा AB तो क्या होगा, मीनार की ऊंचाई होगी। मीनार है, वृक्ष है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये AB है, ये तो क्या होगी मीनार होगी। तो मीनार की ऊंचाई है वो अपने पास में h मान लेते हैं, और मीनार की छाया कौन सी होगी, BC क्या होगी, मीनार की छाया होगी। ये इसकी मीनार की छाया होगी, नीचे वाली BC है वो मीनार की छाया होगी। छाया हमेशा अपने पास में नीचे की तरफ आएगी, तो ये मीनार की छाया होगी। तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हमारे पास में BC छाया भी कितनी होगी, h होगी। और ये सूर्य का उन्नयन कोण या उनतांश कोण है वो थीटा मान लेते हैं। ये देखिएगा ये कोण थीटा मान लिया। तो लंब बटे आधार क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, L बटे या P अपॉन B। इंग्लिश मीडियम के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देते हैं, वैसे L बटे लंब बटे आधार, तो H बटे में H बराबर कितना होगा tan थीटा, और H में H से भाग देंगे तो कितना होगा 1 हो गया, तो बराबर tan थीटा। और एक इसका मान होता है टेबल के अंदर अपने को पता है, ये tan 45 डिग्री का मान होता है। तो tan 45 डिग्री बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये सूर्य का उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण या उनतांश कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये 45 डिग्री आ गया। तो दोनों अगर बराबर होते हैं तो याद रखा करो ये कोण क्या होता है 45 डिग्री का ही कोण बनता है। अब 9th पार्ट देखिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखिएगा तो देखिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ, अब देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एक ये जैसे सर्कल आपको बना के दिखा रहे हैं, ये ओ इसका सेंटर है और ओ ए और ओ बी ये एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, और ये आपका चाप हो गया, आर्क हो गया, ये नीचे वाला, इसको थोड़ा सा, ये चार्क हो गया, इस तरह से दिखाया जो रेड के अंदर, ये आपके पास में आर्क हो गया, इसका चाप हो गया। तो ए ओ बी ये त्रिज्याखंड कहलाता है। एक ही वृत्त की दो त्रिज्या और एक चाप, एक ही वृत्त की दो तो त्रिज्या रेडियस हो और एक ये जो चाप है, इससे बीच का घिरा हुआ भाग जो होता है वो सेक्टर या त्रिज्याखंड कहलाता है। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र पूछा गया है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बटे में 360। ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है, यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब इसके नीचे फॉर्मूले थोड़े से और लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई, ये कुछ क्वेश्चन है पैटर्न में से, ये क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाता है। अगर चाप की लंबाई पूछ लिया जाए, त्रिज्याखंड या सेक्टर है उसकी चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, इसका ये जो चाप ए बी है इसकी लंबाई अगर पूछ ली जाए तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे में 360। 2 पाई आर थीटा बटे में 360। अब 360 से ये दो काटेंगे तो पाई आर थीटा बटे 180 आ जाएगा, तो 2 से इसे काट दीजिएगा 360 को, तो ये दोनों में आंसर कोई भी आ सकता है। तो 2 पाई आर थीटा, आगे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें पेपर में, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं। क्षेत्रफल ये होता है, ये चाप की लंबाई होती है। और अब देखिएगा इसके अंदर का, यहाँ पे त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है इसका एक फॉर्मूला और आता है, इसके ऊपर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसको मान लीजिएगा सपोज करो ए ले लिया है, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है इसको कैपिटल ए ले लिया है, कैपिटल ए, एरिया है तो इसलिए ए ले रहे हैं, वो पॉइंट ए नहीं ले रहा हूँ, एरिया ए। अब इसको देखिएगा क्या लिखेंगे अपने, पाई आर, आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख दें, तो पाई आर थीटा इंटू आर लिख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, तो पाई आर थीटा बटे में 180, और 360 को 2 गुणा कर दीजिएगा, 2 गुणा 180 लिख दीजिएगा, और आर स्क्वायर को आर गुणा आर लिख दीजिएगा, आर गुणा आर लिख लीजिएगा। अब देखिएगा इसको ए बराबर, यहाँ पे देखिएगा ए बराबर द्वारा आगे लिख लीजिएगा, ए बराबर इसका जो सेक्टर का एरिया है, क्षेत्र त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, इसके लिए फॉर्मूला ए बराबर 1/2। अभी त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है इसको कैपिटल एल या स्मॉल एल से जनरली रिपीट करते हैं, लिखते हैं। ये त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है इसको एल, कैपिटल एल से व्यक्त करें, ये एल ले लेते हैं, ये बराबर एल, तो एल इंटू आर, ये पाई आर थीटा बटे में 180 की जगह तो ये लिख दिया, इसको राउंड करके शो कर दो, ये देखिएगा ये वैल्यू क्या होगी, ये एल के बराबर होगी, तो 1/2 गुणा एल गुणा आर। तो अगर आपको, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल, इसमें से कोई भी 2 चीज़ें पता है तो तीसरी चीज़ अपने ज्ञात की जा सकती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है, तो स्पेशली आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो इसका मतलब आपका बी पार्ट हो जाएगा। जो चीज़ पूछी गई है आंसर आपको उसी का देना है। अब एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ए थ्रो ऑफ ए डाइस, तो पासे के ऊपर क्या हुआ है, टोटल 6 अंक होते हैं, और सम संख्या कौन सी होगी, ये तो पासे के ऊपर क्या होगा, कुल संख्या आ गई डाइस के ऊपर, और सम संख्या कौन सी होगी, इवन नंबर्स 2 4 6 होगी। तो प्रायिकता जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके अंदर क्या होता है, ऊपर तो जो चीज़ निकालनी है वो चीज़ लिखी जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पीई, ई का मतलब कोई भी इवेंट है, घटना घटित हो रही है, तो आपकी घटना क्या होगी, पासा फेंका गया ये घटना होगी, तो जो चीज़ पूछी जाती है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल जो संख्याएँ होती है वो लिखी जाती है। ऊपर तो इसके अंदर क्या होगा, जितनी अनुकूल स्थितियाँ होती है, टोटल पॉसिबल आउटकम, तो कुल स्थितियाँ जो है वो तो ऊपर आ जाएगी, तो फेवरेबल केसेस तो ऊपर हो गया,
और नीचे संभावित स्थितियाँ होती है, कुल संभावित स्थितियाँ कितनी होगी, 6 होगी। तो 3 में 6 का भाग देंगे तो क्या होगा, 1/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये आपका पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। इसका पहला पार्ट दिया गया है, ये एक समानांतर श्रेणी एपी दी है, इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो पदों का अंतर होता है। तो 2, 5, 8, 11, तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो गया, 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, आंसर 3 लिख देंगे। अब देखिए, 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, यहाँ पे आएगा बराबर, और संगत भुजाएं ये क्या होती हैं, समानुपाती। corresponding एंगल जो होंगे, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ द corresponding एंगल्स आर इक्वल। इंग्लिश के अंदर क्या होगा, corresponding एंगल्स आर इक्वल एंड देयर corresponding साइड आर प्रोपोर्शनल। अब देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2, थर्ड पार्ट है। इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो ये आपने जैसे पहले किया था, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट प्लस करके हाफ कर दीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा। ये थर्ड पार्ट जो है, तो x1 प्लस x2 y2, x1 प्लस x2 y2, फिर कॉमा y1 प्लस y2 y2। और इसके अंदर ये ब्रैकेट छोटा डालना है, बस ये ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट के अंदर ये छोटा ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट ये छोटा आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बड़ा या मंजिला ब्रैकेट नहीं डाल देना। ये आपका आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखिएगा। ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड। अब देखिए, वर्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो वर्त को एक बिंदु पर जो काटती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वो रेखा क्या कहलाती है, उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे ये कोई रेखा है, ये इसको एक बिंदु पे काट रही है, तो ये इसकी स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहलाती है। तो हिंदी में तो इसको स्पर्श रेखा कह देते हैं, इंग्लिश में टेंजेंट कह देते हैं, TNGENT। तो यहाँ पे तो स्पर्श रेखा, हिंदी में तो स्पर्श रेखा लिख देना है, इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो उसको टेंजेंट लिख देंगे, टी छोटा लिखेंगे, टेंजेंट, TNGENT। A line which intersects the circle exactly at one point is called tangent। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। घन की भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दी है, तो घन का आयतन पूछा गया है। ये 8th 9th में भी आता है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, ए क्यूब, या भुजा की क्यूब, ए क्यूब। तो ए क्या है, भुजा है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का क्यूब कर देंगे, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और यहाँ पे 3 बार गुणा किया गया है, तो इसका मतलब हमारे पास 125 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसमें। ये यूनिट साथ में लिखा करो, सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर लिख दीजिएगा या सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा, एक ही बात है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1 और -1 है। अब देखिएगा, पॉलिनोमियल वो 0 जार 1 एंड -1। अब देखिए, अगर कोई भी अपने पास में पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके 0 जो पॉलिनोमियल अगर अल्फा बीटा दिए गए, अल्फा बीटा, अगर इसके शून्यक या 0 जो पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, अल्फा बीटा, ये बहुपद अपने को पॉलिनोमियल जो दिया है उसके शून्यक 0 जो पॉलिनोमियल है, शून्यक है, तो बहुपद क्या बनेगा अपने पॉलिनोमियल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात पॉलिनोमियल बनता है। x² माइनस अल्फा बीटा क्या होंगे, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए, इसको हल कर लीजिएगा। अपने को क्या दिया हुआ है, शून्यक दे रखे हैं 1 और -1, तो 1 प्लस -1, इसको ब्रैकेट में कर दो, इंटू x प्लस 1 इंटू -1। अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह -1 रख दीजिएगा, अब बराबर। अब इसको हल कर लीजिएगा,
तो एक और माइनस एक कितना होगा, 0 हो गया। तो -0 इंटू एक्स और -1 प्लस 1 -1 का गुणा, और 0 को एक्स से गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो x² -1 ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक एपी है समानांतर श्रेणी, उसका एनवां पद दे रखा है, an बराबर a प्लस 3n, नहीं सॉरी 3 प्लस 4n, एनवां पद दे रखा है एपी का समानांतर श्रेणी का। तो सर्वांतर कॉमन डिफरेंस डी बताना है। तो an बराबर दे रखा है, तो n की जगह 1 और 2 रख लीजिएगा। तो n बराबर 1 2 3 इस तरह रखते हैं। तो a बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, n की जगह 1 रख दीजिएगा तो कितना होगा, 3 प्लस 4 को 1 से गुणा किया, 4 3 7, 1 की जगह 2 रख दीजिएगा, n की जगह 2 रख दीजिएगा। तो 3 प्लस 4 गुणा 2, तो 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 3 प्लस किया तो 11। और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, a2 - a1, ये फार्मूला होता है। तो 11 - 7, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। a1 का मतलब प्रथम पद है, a2 का मतलब दूसरा पद है। तो इसका मतलब ये आपका आंसर 4 आ गया। अब देखिएगा थर्ड पार्ट है तीसरे क्वेश्चन का। ये त्रिभुज ABC आपको दे रखा है साइड में, तो सूर्य का उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 3 डायग्राम बना रखे, ये तीनों अलग अलग पार्ट है, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट नहीं है। तो तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, उसका पहला फिगर उस पर क्वेश्चन दिया गया है, आपको सूर्य का उन्नयन कोण या उल्टांश कोण निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिएगा, तो tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, आपने जैसे पहले किया था, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 बटे में 10 √3, लंब तो कितना हो गया, 10 हो गया, आधार कितना हो गया 10 √3, 10 से 10 कट जाएगा तो 1 बटे में √3, और tan थीटा बराबर 1 बटे √3 आ गया। और tan थीटा, और आपको पहले जैसे टेबल लिखाई थी, तो tan 30 का डिग्री का मान जो होता है वो 1 बटे √3 होता है। तो थीटा बराबर क्या होगा, 30 डिग्री हो गया। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना होगा, 30 डिग्री आ गया। ये सूर्य का उन्नयन कोण, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, बराबर 30 डिग्री, बराबर 30 डिग्री लिख दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये स्पर्शिका की लंबाई बतानी है आपको, ट्रायंगल दे रखा है, ये सेकंड फिगर है, दूसरा फिगर है, इसकी लंबाई याद करनी है। तो उस डायग्राम को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखिएगा। तो इस लंबाई को अपने x मान लीजिएगा, ए बी क्या होगी, इसकी स्पर्शिका की लंबाई होगी, ए बी है वो स्पर्शिका की लंबाई होगी। ए से बी तक की जो दूरी होती है वो स्पर्शिका की लंबाई होती है। इसको आगे चाहे कितना ही बढ़ाए, तो ए से पॉइंट से ये वर्त को जो लाइन जहाँ पर टच करती है वहाँ तक की जो दूरी होती है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट या स्पर्शिका की लंबाई कहलाती है। अब त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच का कोण, त्रिज्या रेडियस, तो रेडियस तो कितना होगा, 3 हो गया, और स्पर्शिका ये अपने पास में इसके अंदर, तो इनके बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है। त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच का जो कोण होगा, तो या त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है, तो ये पाइथागोरस पर में अप्लाई कर देंगे। ये डायग्राम आपके सामने इस तरह से फिर दोबारा बना रहे हैं। नाम वही दो ना, नाम सेम ही दो ना, फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। उसको सीधा ही ले लेते हैं, आप सीधा इसको डायग्राम को लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको मिटा दो। ज़्यादा इजी रहेगा। ये नीचे करते, नीचे भी नहीं करते हो, ये भी नहीं, ये भी नीचे करते हो। अब देखिए त्रिज्या और स्पर्शिका,
रेडियस और जो टेंजेंट है ए बी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण हाइपोटेन्यूज होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिएगा। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो 3 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। अब देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूज ये 5 होगी। अब इसको आप हल कर लीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 माइनस 9 तो बराबर 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर तो 16 का वर्गमूल ले लेंगे। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, ये 4 आ गया। और ये स्पर्शिका की लंबाई आ गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 चीज़ें देखिएगा, एक त्रिज्या है, एक जो सर्कल का सेंटर है, वृत्त का केंद्र है, उसकी बिंदु से दूरी है, और एक स्पर्शिका की लंबाई है। आपको तीनों में से 2 चीज़ें देके तीसरी चीज़ जरूर पूछी जाती है। 100% ये क्वेश्चन आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5th पार्ट जो है, इसका जो डायग्राम है वो यहाँ से देखिएगा, नीचे से उठा के इसके अंदर यहाँ पे साइड में पेस्ट कर दिया है। अब ए पी बी ये एंगल अपने को दे रखा है 50 डिग्री, और पी और पी बी इसकी स्पर्शिका एंड टेंजेंट है। तो त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये कोण 90 डिग्री है, ए और बी ये दोनों 90 डिग्री हो गए। और अब आपको ए ओ बी कोण ज्ञात करना है डायग्राम में। तो ए ओ बी ये सेंटर पे बनने वाला कोण, दोनों त्रिज्याओं के दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला कोण अपने को ज्ञात करना है। ये कोण ए ओ बी हो गया। तो इसको आप एक्स मान लीजिएगा। तो ये टोटल क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओ ए पी बी। अब त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच का कोण कितना है, 90। तो 90 और 90 180 हो गया। तो इसका मतलब ये सेंटर पे बनने वाला कोण और ये स्पर्शिकाओं के बीच के अंदर बनने वाला कोण, टेंजेंट्स है उनके बीच में जो बनने वाला कोण 50 डिग्री है। तो इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो 180 में से क्या हुआ, ये 50 डिग्री माइनस कर दीजिएगा। तो 180 में से 50 डिग्री माइनस कर दीजिएगा। तो ये कितना हो गया, ये 100, ये चतुर्भुज के बजाय उसमें एंगल ए ओ पी भी लिखो, यहाँ पे एंगल ए ओ बी लिख दीजिएगा। ये सेंटर पे बनने वाला कोण, केंद्र पे बनने वाला कोण और स्पर्शिकाओं के बीच के अंदर बनने वाले कोण, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों, त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच का कोण तो 90-90, तो 90-90 180 हो गया। और चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इसका मतलब ये ई ओ बी कोण जो आएगा वो अपने पास में इसके अंदर 130 डिग्री आएगा। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री नहीं आएगा, 130 डिग्री आएगा। ये थोड़ा सा सावधानी से करना है आप लोगों को। अब 6th पार्ट देखिएगा। वृत्त की त्रिज्या दी है आपको 7 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। अब देखिएगा, एक सर्कल ले रहे हैं आप, इसके 4 भाग कर लेते हैं, इसके 4 भाग कर लेते हैं। देखिएगा, एक सर्कल वृत्त है, इसके 4 भाग कर लेते हैं। और इसका जो एक भाग होता है ये चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहलाता है। ये एक भाग जो होता है, ये 4 पार्ट है, इनमें से एक भाग जो होता है ये चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहलाता है। और वृत्त का क्षेत्रफल अपने को पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो चतुर्थांश या क्वाड्रेंट का जो एरिया क्या होगा, इसका 1/4 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये चतुर्थांश या क्वाड्रेंट है उसका एरिया आ गया। तो 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 इंटू 22/7 पाई का मान, और रेडियस आपको 7 दे रखा है तो 7 × 7। पाई का मान अगर आपको दिया जाता है तो आपको वही मान लेना है, नहीं तो हमेशा 22/7 लीजिएगा आप। अब 7 में इसे काट दीजिएगा तो 7 से 7 कट गया। दोनों 7 ऊपर वाले मत काट दीजिएगा, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब 22 का आधा 11 और 4 का आधा 2, ये आ गया। तो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 77/2, और 70 का आधा करेंगे तो 37.5 आ जाएगा, 37.5।
और ये क्षेत्रफल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में कौन तो अपा तो लिख देना लिख नहीं दिया आई हुआ सर लाइन पे वो एरिया हाँ वेरी के लिखा सर सेगमेंट लघु वृत्तखंड, बटा अंदर थीटा लिख दो और बटा आर लिख दो। क्षेत्रफल लिख लियो पूरा, माइनस साइन थीटा बटा, वो ही दे दो साइन थीटा, सीधे फार्मूला दे दे, एक बटे दो आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा बस उठा आर आर दे दिया, मैंने ए बी दे दिया, वो इंडिया रो लिख दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए बी नाम दे दियो साइड में, वो ए बी नहीं बिन तो वो दे दियो, सेंटर में वो सही दे दिए वो कर दिया। क्वेश्चन तो भी नहीं ले, क्वेश्चन तो भी नहीं चल, रिपीट ना हो जाए। आर त्रिज्या के वर्त में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे देखिएगा, ये एक सर्कल है, तो ओ ए और ओ बी इसकी दो त्रिज्याएं हैं, ये इसकी रेडियस होगी, और ए से बी तक अगर इसकी परिधि के सारे सारे हम चलते हैं, ए से बी तक चलते हैं, ए से एक तो बी तक हम सीधा चलते हैं तो इसको तो हम जीवा या कोड बोलते हैं, और ए से बी तक इसकी परिधि के सारे सर्कमफेरेंस के लॉन्ग चलते हैं तो ये इसका चाप कहलाता है। तो जैसे देखिएगा नीचे आपको जो दीर्घार्क है, एक वर्त है, इसकी एक जीवा खींच दी है ए बी, एक कोड खींची है, तो ये इसको दो भागों में बांटेगी, तो एक तो छोटा भाग होगा और एक बड़ा भाग होगा। तो छोटा भाग जो होता है ये तो लघु वृत्तखंड कहलाता है, और बड़े वाला भाग जो होता है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड है, इसको सेगमेंट बोलते हैं। मेजर और माइनर, मेजर तो क्या होगा, बड़ा हो गया, माइनर क्या होगा, छोटा हो गया। तो देखिएगा, सेगमेंट का जो एरिया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये सेक्टर त्रिज्या खंड है, उसके क्षेत्रफल में से ये जो त्रिज्या वर्त त्रिभुज जो है ये भी, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास में अपने को ये जो लघु वृत्तखंड है सेगमेंट है उसका एरिया अपने को प्राप्त हो जाता है। तो अपने बुक के अंदर ये दे रखा है, लघु वृत्तखंड या सेगमेंट है उसका एरिया कितना आएगा, संगत त्रिज्या खंड करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया और माइनस ये करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल संगत त्रिभुज ईओबी जो है इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया। अब संगत त्रिज्या खंड है, इस सेक्टर का एरिया तो अपने को पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और माइनस ये जो ट्रायंगल का एरिया आता है, तो एक ही वर्त की दो तो त्रिज्या हैं, और इन दोनों त्रिज्याओं और रेडियस के बीच का जो एंगल है वो अगर थीटा है तो इसके लिए ये फॉर्मूला आता है। इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका क्षेत्रफल होता है। और
अगर दीर्घ का पूछ लें तो पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से क्या होगा, ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ये निकाल देंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये दीर्घ वर्तखंड है जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया अपने को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला ही पूछा गया है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया क्या होता है, आगे गोला लिख लीजिएगा, गोले का ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर का मान आपको दे रखा है, त्रिज्या कितनी है 7 है, तो 4 पाई का मान अगर आपको दिया गया है तो वही लेना है, नहीं तो आप 22/7 ले लेंगे, 22/7 गुणा आर गुणा 7 कितना गुणा 7, 7 से 7 काट दीजिएगा। अब 4 गुणा 22 गुणा 7 तो 88 गुणा 7। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 गुणा 7 ये 616 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, देखिएगा इसको एरो बना के दिखा दें तो 4 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 7। अब देखिए 11 तो अलग ले लीजिएगा आप, और 4 2 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 56 आ गया। अब इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको पहले, अगर 11 को 2 अंकों की संख्या से अगर कभी भी गुणा करना पड़े तो 5 और 6 को तो हम क्या लिखेंगे, साइड में लिख लेंगे, और दोनों अंकों का योग बीच में लिख लेते हैं, 5 + 6। अब देखिएगा 6 आ गया, ये 6 आ गया, 11 का 1 आंसर होगी, आंसर 5 में प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 611 आ गया। एक थोड़ा सा देखिएगा, पहले भी आपने एक क्वेश्चन मैंने किया था जो उसके अंदर आंसर है वो थोड़ा सा गलत ले लिया था, 1 मिनट के लिए। ये पहले क्वेश्चन लिया था, इसमें 77/2 77/2 है, इसको हल करेंगे तो 37/5 नहीं आएगा, 38/5 आता है। पहले गलती से मैंने 37.5 बोल दिया था, तो इसका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये कैलकुलेशन में ध्यान से करिएगा। आप देखिएगा 9th क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कुछ संख्याएं दे रखी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका बहुलक मोड ज्ञात करना है। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो उसका बहुलक कहलाती है। तो इसको छोटी से बड़ी संख्या लिख लीजिएगा, 2 1 बार आया, 4 2 बार आ गया, 6 3 बार आ गया, 9 1 बार आ गया। और जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो इसका बहुलक या मोड कहलाती है। तो बहुलक या मोड कितना होगा, 6 आ जाएगा। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के अंदर 99% पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल पैटर्न उसी पैटर्न से पेपर बनाया गया। तो कमज़ोर बच्चे हैं वो इसके अंदर का इस पेपर को अच्छी तरह से ज़रूर रिपीट कीजिएगा। आप देखिएगा ये संख्याएं दे रखी है, इनका माध्य मीन दे रखा है 7, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, माध्य x बार, माध्य को मीन बोलते हैं, x बार = सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n। अब माध्य तो 7 दे रखा है, प्लस बराबर, अब ये सारी संख्याओं को प्लस कर दीजिएगा, तो 3 + 4 + 9 + x + 12 बटे में संख्या कितनी होगी, 5 होगी, तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब 7 का मतलब क्या होगा, 7 बटे में 1, और अब ऊपर वाली संख्याओं को प्लस कर दीजिएगा। तो सबको प्लस करेंगे तो क्या होगा, 28 + 5 बटे में 5, 28 + x, सॉरी 28 + x। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिएगा, तो 28 + x, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, तो x बराबर क्या होगा, 35 - 28। अब माइनस कर दीजिएगा, तो इसको हल करने पर x बराबर कितना होगा, 7 आ गया। तो x बराबर अब देखिएगा ये लास्ट पार्ट इसका दे रखा है, 3rd क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो PE + PE बार, PE बार बराबर 1 होता है,
ई क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। ई बार का मतलब क्या, ऊपर लाइन लगाने का मतलब घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। अब आपको पी तो दे रखा है, तो पी ई बार बराबर क्या होगा, 1 माइनस, आप सीधा भी लिख सकते हैं, पी ई बार बराबर 1 माइनस पी। तो पी ई बार घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, ई नहीं या ई नोट एक ही बात है। अब ये माइनस ध्यान से करना है, देखिएगा 1.00 और 0.95। अब इसको माइनस करेंगे तो 0.05। इसको कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, कमज़ोर बच्चे इसके अंदर का इस क्वेश्चन में बार बार गलतियां करते हैं, तो ये इसके अंदर हल करने पर क्या होगा, 0.05, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पहले 3 क्वेश्चन है। तो बोर्ड के अंदर जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। अब छोटे क्वेश्चन का जो रेशो है वो उसके अंदर का थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो ये जो क्लास है ये मैं अपने शिक्षक साथियों से भी सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि इन्होंने जैसे पहले अपनी क्लासें हैं उसके अंदर अपने बच्चों को शेयर की हैं, तो ये छुट्टियां, सर्दी की जो छुट्टियां, शीतकालीन अवकाश, उसके अंदर भी बच्चों को क्लास शेयर करें, क्योंकि ये पेपर बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनाया गया है, बिल्कुल बोर्ड पैटर्न से, ताकि वो बच्चे इसके अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ उठा पाए। और स्टूडेंट है उनसे भी मेरा इसके अंदर क्या होगा, पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके अंदर क्या अपने साथियों के अंदर क्या होगा, जो अपने आपके साथ पढ़ रहे हैं और अन्य स्कूलों में भी पढ़ते हैं, उन साथ बच्चों के साथ में क्या ये क्लास है वो इसके अंदर का शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके जो बचे हुए पार्ट हैं, बी, सी और डी पार्ट, उनके सारे क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।